हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, हमने कल की वीडियो में देखा था कि हमको फैमिली कैसे पढ़नी है और फैमिली क्या है, आपके थर्ड सेमेस्टर की थर्ड यूनिट है। कल की वीडियो देखने के बाद ही हर बच्चा आज की वीडियो देखेगा। अगर वो आज की वीडियो बिना कल की वीडियो देखने की देखता है तो आज की वीडियो का अगर 100% आपको बेनिफिट मिलने वाला था तो आपको 50 to 60% ही मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले जाके इसके पहले वाली वीडियो देख लेंगे कि हमको फैमिली एक्चुअल में पढ़नी कैसी है। उससे मैंने आपको कोई फैमिली नहीं पढ़ाई है, सिर्फ बताया है कि फैमिली आपको किस तरीके से पढ़नी है। आपको एक वे दिया है कि आपको अगर फैमिली उस तरीके से पढ़ सकते हैं आप, तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी फैमिली को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, और आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो सबसे प्रिमिटिव फैमिली है जिसे हम लोग कहते हैं रैनन कुलेसी, उसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ऑफ द फैमिली रैनन कुलेसी। तो फैमिली रैनन कुलेसी पढ़ने के पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टमैटिक पोजीशन पढ़ना है। सिस्टमैटिक पोजीशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब क्लासिफिकेशन होता है तो एक सिस्टम के हिसाब से होता है। उस सिस्टम के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन हुआ था उसके हिसाब से जो पोजीशन होती है उस फैमिली की, उस क्लास की, उस ऑर्डर की, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक पोजीशन। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं फैमिली रैनन कुलेसी के बारे में। तो उसके पहले के जो भी सिस्टमैटिक पोजीशन में जो भी हायरार्कीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिवीजन हमारा क्या है, एंजियोस्पर्म है। हमने क्या देखा कि डिवीजन जो बेंथम एंड हुकर ने डिवाइड किया था उसने क्या किया था, फैमिली डिवीजन एंजियोस्पर्म के बारे में बताया था हमको। तो उन्होंने जो फेनोरोगैम्स लिए थे उसमें इन्होंने एंजियोस्पर्म के बारे में मोस्टली बताया था। क्लास इनकी क्या क्या थी, डाइकोटिलेडन्स थी, मोनोकोटिलेडन्स थे, जिम्नोस्पर्म थी। जिम्नोस्पर्म को इन्होंने सेंटर में रखा था, डाइकोटिलेडन्स को एक साइड, मोनोकोटिलेडन्स को दूसरे साइड। तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो किस क्लास का मेंबर है, डाइकोटिलेडन्स का। अगर आपको सिस्टमैटिक पोजीशन से ज़्यादा इनपुट निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको आउटपुट निकालनी है सिस्टमैटिक पोजीशन से, तो अगर आपके पास आता है टर्म एंजियोस्पर्म, तो आप समझ सकते हैं कि टर्म एंजियोस्पर्म का मतलब क्या है कि इसमें फ्लावर होंगे, ओवरी होगी और क्या होगा कि इसमें जो है डबल फर्टिलाइजेशन जैसा प्रोसेस होगा। तो जो भी चीज़ें एंजियोस्पर्म को दूसरी से अलग करती है वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक बार याद होनी चाहिए कि अगर कोई प्लांट एंजियोस्पर्मिक है तो उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर मेनली आते हैं। क्योंकि जब आप फैमिली पढ़ेंगे, जब आप फैमिली का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो आपको ये दिमाग में रहेगा कि अच्छा, इस फैमिली में हमने एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ा, तो एंजियोस्पर्म के जो मेन फीचर है वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद जो क्लास हमारी डाइकोटिलेडन्स है, तो डाइकोटिलेडन्स वर्ड आया तो आपको समझ में आना चाहिए कि डाइकोटिलेडन्स में कैसे कैसे कैरेक्टर वाले प्लांट आते हैं। तो एंजियोस्पर्म में तो वो भी प्लांट आ सकते हैं जिनके पास मोनोकोटिलेडन्स है, लेकिन हमको स्पेशली किसके बारे में पढ़ना, डाइकोटिलेडन्स के। मतलब हमने एलिमिनेट कर दिया, जो हमने की पढ़ी थी सिंगल एक्सेस की, मल्टीपल एक्सेस की, उसका एक तरीके से अपने दिमाग में यूज़ करिए क्योंकि वो सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होंगी। आपने पहले एंजियोस्पर्म वर्ड बोला, अब एंजियोस्पर्म में क्या था कि मोनोकोटिलेडन्स भी था, डाइकोटिलेडन्स भी था। तो अब हमने लिख दिया कि ये क्लास जो है कि डाइकोटिलेडन्स का मेंबर। अगर जैसे ही हमने क्लास डाइकोटिलेडन्स लिखा तो हमारे दिमाग से मोनोकोटिलेडन्स एलिमिनेट हो गया। हमने दो हमारे पास की थी, दो हमारे पास क्या थे, लीड थे, हमने डाइकोटिलेडन्स को सेलेक्ट कर लिया। इसका मतलब कि मोनोकोटिलेडन्स के जो भी कैरेक्टर थे, जो भी उसके बारे में चीज़ें थी, उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। इसी तरीके से तो हम लोग की पढ़ते थे कि दो चीज़ें रहती थी, एक ये लीड रहता था, एक ये लीड रहता था, एक हम लोग सेलेक्ट करते थे तो दूसरा हमको निगलेक्ट करना पड़ता था। तो जो हम सेलेक्ट करते थे उसके बारे में हम लोग आगे देखते कि अच्छा ये किस, अब क्लास के बाद जो सब क्लास आता है वो किस सब क्लास का मेंबर है, और इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते थे। तो डाइकोटिलेडन्स अगर हमने सेलेक्ट किया तो हमको मोनोकोटिलेडन्स निगलेक्ट करना है। डाइकोटिलेडन्स का मतलब क्या कि इसमें 2 कोटिलेडन्स होंगे। आपको मैंने बताया था कि जब बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो वहां पे मैंने बताया था कि डाइकोटिलेडन्स का मतलब जिनके अंदर 2 कोटिलेडन्स है। मोस्टली डाइकोटिलेडन्स में जो है टैप रूट होते हैं, टैप रूट के बारे में भी बताया था। तो ये सारे जो है वो मेन फीचर है डाइकोटिलेडन्स के। टैप रूट है, डाइकोटिलेडन्स है, मतलब 2 सीड बनते हैं, 2 कोटिलेडन्स बनते हैं। तो ये फीचर क्लास डाइकोटिलेडन्स। अब हमारे पास क्या है, पॉलीपेटलस कंडीशन है। पॉलीपेटलस के बारे में हमने बताया था कि सब क्लास जो है पॉलीपेटलस। तो पॉलीपेटलस जो सब क्लास होती है उसमें क्या होता है कि जो पेटल्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना, पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस, मोनोक्लेमाइडी। तो जो पॉलीपेटलस था उसमें हमने क्या देखा था कि जो पेटल्स होते हैं, जो सेपल और पेटल्स होते हैं वो फ्री,
फ्यूज नहीं होते, वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जो भी हम डाइकोटिलेडन्स पढ़ेंगे तो डाइकोटिलेडन्स में कुछ डाइकोटिलेडन्स ऐसे हो सकते हैं जिनके पेटल्स फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हम जो डाइकोटिलेडन्स पढ़ेंगे उनके पेटल जो है फ्री होने चाहिए। आपको हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। पॉलीपेटलस में जब हमारे पेटल्स फ्री रहेंगे तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं पॉलीपेटलस। अब हम बात करेंगे मतलब इसका मतलब क्या, पेटल्स फ्री। अगर आप एक दो क्लासिफिकेशन जब करते हैं और टर्म्स का मतलब समझ लेते हैं तो आगे आपको टर्म्स का मतलब नहीं समझ में आएगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा वो लोग इसको नोट डाउन करते जाएंगे कि हर वर्ड का क्या मतलब है। पॉलीपेटलस का मतलब कि वो फ्लावर जिनके पेटल जो है वो सेपरेट होते हैं, वो एक दूसरे से फ्यूज नहीं होते। अगर फ्यूज रहते तो हम लोग वहाँ पे वर्ड यूज करते गैमोपेटलस। तो ये पॉलीपेटलस है। थैलेमी फ्लोरी के बारे में बात हुई थी उस दिन, थैलेमी फ्लोरी, कैल्सी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी। तो थैलेमी फ्लोरी क्या था कि जो थैलमस था वो कॉम्ब शेप था। इस तरीके से थैलमस जो है वो हमारा कॉम्ब शेप था, कोनिकल शेप था। तो ऐसे जो फैमिलीज थी, ऐसे जो सीरीज थी उसको हम लोग कहते थे थैलेमी फ्लोरी। मतलब कि थैलमस जो है हमारा, थैलमस जो है हमारा वो कॉम्ब शेप है, कॉम्ब शेप है, ठीक है। तो ऐसी जो सीरीज थी उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं थैलेमी फ्लोरी। उसके बाद ऑर्डर जो है वो हमारा रेनल्स है। रेनल्स ऑर्डर में हमारी फैमिली रैननकुलेसी के क्या क्या कैरेक्टर है इसी को हम लोग पढ़ेंगे। रैननकुलेसी फैमिली को हम लोग कहते हैं बटर कप फैमिली, बटर कप फैमिली। और इसका जो टाइप ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसका जो टाइप है जिसके ऊपर से इसका नाम आया है वो है जीनस, जीनस रैननकुलस, जीनन रैननकुलस। मतलब एक जीनस है रैननकुलस जिसकी वजह से इस फैमिली का नाम रैननकुलेसी पड़ा। मतलब ये इसका रिप्रेजेंटेटिव जो है कि जीनस है, इसी जीनस के ऊपर से इसका नाम पड़ा। हर फैमिली का जो नाम है उसके किसी न किसी प्लांट या किसी न किसी जीनस के ऊपर से पड़ा है। तो रैननकुलेसी का जो नाम पड़ा है वो जीनस रैननकुलस के ऊपर पड़ा है। तो सिस्टमैटिक पोजीशन समझ में आ गया। डिवीजन का मतलब क्या है, एंजियोस्पर्म। क्लास का मतलब क्या है, डाइकोटिलेडन्स। तो डाइकोटिलेडन्स में क्या मतलब है, डाइकोटिलेडन्स का समझ में आया। सब क्लास का मतलब है पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस का क्या मतलब समझ में आया। सीरीज का मतलब क्या है, थैलेमी फ्लोरी, थैलेमी फ्लोरी का मतलब समझ में आया। ऑर्डर है रैनल्स, रैनल्स के बारे में देखेंगे कि अभी रैनल्स क्या होता है। फैमिली क्या है, रैननकुलेसी, जैसे कि बटरकप कहते हैं। और इसका जो मेन रिप्रेजेंटेटिव जीनस है वो रैननकुलस है। इतनी बात समझ में आई। तो अब आगे से जब भी आप कभी फैमिली पढ़ेंगे या फिर चाहे आप जूलॉजी में पढ़ें चाहे बॉटनी में पढ़ें, कभी भी अगर आप सिस्टमैटिक पोजीशन पढ़ते हैं तो आप उसको चीज़ों को रटेंगे नहीं। उसमें जो भी टर्म दिया होगा, चाहे वो अगर जूलॉजी पढ़ते हैं तो बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, ये सारी चीज़ें दी रहती हैं। तो उन वर्ड का मतलब समझेंगे। अगर उन वर्ड का मतलब समझ लेते हैं तो ये कभी याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको ये मतलब कि आपने उस मेंबर को पढ़ा है तो आप ये लिख सकते हैं, अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा है तो आप उसके मेंबर को भी लिख सकते हैं। यहाँ से आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर उसने आपने जो है जनरल कैरेक्टर पढ़ा है तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो किसी भी टर्म को रटेंगे नहीं, उसका मतलब समझेंगे। उसके बाद बायो में तो थोड़ा सा बहुत तो आपको लर्निंग करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपको चीज़ें दिमाग में सेट रहेंगी। तो क्या होता है एंजियोस्पर्म, क्या होता है डाइकोटिलेडन्स, क्या होता है पॉलीपेटलस, क्या होते हैं थैलेमी फ्लोरी, क्या होते हैं रनल्स, क्या होते हैं रैननकुलस, से समझ में आएगा। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन आपको हर चीज़ें थोड़ी डिटेल में समझ में आएगी, क्योंकि वीडियो तो बहुत सारी है यूट्यूब पे या फिर आपके कॉलेज में कहीं पे भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपको कुछ अलग कंटेंट प्रोवाइड कर सके जिससे कि आपको हेल्प मिले, जो आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे कि हमने जब देख लिया था कि सिस्टमैटिक पोजीशन हमने डिस्कस कर लिया था, तो हमको डिस्कस करना था कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन हमने बोला था कि डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, तो पहला टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या है कि इसके अंदर जो है 50 जनरा होते हैं इन कंप्लीट वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेटली 50 जो है इसके जनरा पाए जाते हैं। कभी भी जनरा को लेके कंफ्यूज नहीं होंगे कि इस बुक में 50 दिया उसमें 60 दिया है। टाइम टू टाइम नई जनरा खोजी जाती हैं, तो ऑथर के हिसाब से उस टाइम ऑथर के पास जितनी इन्फॉर्मेशन होती है, जब वो बुक पब्लिश हुई रहती है, उसका कौन सा एडिशन है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि उसके आपको कितने जनरा, कितने स्पीसीज देखने को मिलेंगे। तो अगर मान लीजिए कि इसका एक फ़ायदा क्या है कि अगर मान लीजिए आपको एग्ज़ाम के टाइम में चीज़ें भूल जाती हैं, हम भी एज अ स्टूडेंट हैं, हम भी अभी स्टूडेंट हैं, तो हमको पता है कि एग्ज़ाम टाइम में एक्चुअल में होता क्या है। जो लोग काफ़ी टाइम से पढ़ाते हैं उनको लगता है ये चीज़ें बस लर्न करनी है बच्चों को, लेकिन वो
टीचर जो कि आपको, वह मेंटर जो कि उसी कंडीशन से होकर अभी गुजर रहा है, जो कि कंडीशन आपके ऊपर आने वाली है, तो शायद मेरे हिसाब से वो आपको बेटर गाइड कर सकता है। तो बेटर गाइडेंस क्या है कि अगर मान लीजिए आप अप्रॉक्सीमेटली भूल जाते कि 50 था कि 60 था कि 55 था, तो आप अप्रॉक्सीमेटली 10-5 ऊपर नीचे करके भी लिख सकते हैं अगर आप एग्जाम में भूल जाते हैं तो, क्योंकि अलग अलग बुक के हिसाब से अलग अलग होता है। तो आपको आपका जो एग्जामिनर होगा वो कभी गलत नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आपने जिस बुक से पढ़ा था उसमें इस तरीके से दिया था। तो इसका ये एक फायदा है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस में कितना। अप्रॉक्सीमेटली याद रखेंगे कि अच्छा ये 50-60 के बीच में इसका है और ये 100-150 है, कोई कोई फैमिली हजारों में होती है, तो कैसे लगभग अप्रॉक्सीमेटली कितना अगर आपको याद रहता है तो भी आप जो है कि एग्जाम में लिख के नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्पीसीज कितनी है? 163 स्पीसीज है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से कि अप्रॉक्सीमेटली 20 स्पीसीज तक इंडिया में पाई जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 20 स्पीसीज तक इंडिया में पाई जाती है, इंडिया में पाई जाती है। और इंडिया के किस रीजन में पाई जाती है? हिमालयन रीजन में, हिमालयन रीजन में जो है पाई जाती है। तो इतना याद रख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखा कि कितनी स्पीसीज होती है, और आपको एक बात पता चली कि जो इंडिया में होता है वो हिमालयन रीजन में होता है। हिमालय का रीजन क्या? ठंडा इलाका है, थोड़ा हाई एल्टीट्यूड वाला इलाका है, वहाँ बारिश थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इन सारी चीज़ों से आपको पता चला कि हिमालयन ऐसे जो प्लांट होते हैं वो किस इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। तो ये कूलर इन्वायरमेंट में रहते हैं, जो ठंडा इलाका होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं लेकिन जो ठंडा इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर ये होते हैं। और ये नॉर्थ टेम्परेट और टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। जो आपका नॉर्थ टेम्परेट है और जो टेम्परेट वाला रीजन है वहाँ पे मोस्टली ये पाए जाते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई। अगर आप बस ये याद रखते हैं कि ये हिमालयन रीजन में इंडिया में पाया जाता है, और आपके दिमाग में हिमालयन रीजन का एक फिगर बनता है कि हिमालयन में ठंडी पड़ती है, मतलब ठंडा इलाका है, थोड़ा ऊंचाई वाला इलाका है, थोड़ा हाई प्रेसिपिटेशन वाला इलाका है, तो आपको इस प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप लिख सकते हैं कि टेम्परेट वहाँ जहाँ पे थोड़ी ठंडी पड़ती है, कूलर रीजन में ये पाया जाता है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर। हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमको क्या पढ़ना है? वेजिटेटिव कैरेक्टर। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर आर दोज कैरेक्टर व्हिच एक्सप्लेन अबाउट द वेजिटेटिव, मतलब कि वेजिटेटिव कैरेक्टर ऑफ द प्लांट, मतलब वेजिटेटिव चीज़ों के बारे में जो एक्सप्लेन करने वाला जो कैरेक्टर होता है उसको वेजिटेटिव कैरेक्टर कहते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या डिस्कस करना है कि उसका हैबिटेट कैसा है या हैबिट कैसा है। हैबिटेट करेक्ट वर्ड नहीं है, वहाँ पे करेक्ट वर्ड है हैबिट। तो हैबिट क्या है? प्लांट जो है वो एनुअल है कि पेरिनियल है कि बाइनियल है। प्लांट जो है एनुअल है, बाइनियल है और पेरिनियल भी होता है। एनुअल का मैंने आपको मतलब बताया था कि एनुअल वो प्लांट होते हैं जो एक साल में अपनी लाइफ कंप्लीट कर लेते हैं। बाइनियल ऐसे प्लांट होते हैं जो 2 साल में अपना लाइफ कंप्लीट करते हैं। पेरिनियल ऐसे होते हैं जो बहुत साल तक कंटिन्यूअसली लाइफ करते हैं, उसके बाद उनकी डेथ होती है। तो इसमें मोस्टली जो प्लांट होते हैं वो एनुअल भी होते हैं, बाइनियल भी होते हैं, कभी कभी पेरिनियल भी होते हैं। पेरिनियल इतने ज़्यादा नहीं होते पर पेरिनियल भी होते हैं। उसके बाद दिया है हर्ब्स होते हैं। इसमें जो है मोस्टली जो है वो हर्बेसियस प्लांट होते हैं, सम टाइम क्लाइंबर होते हैं। कभी कभी प्लांट जो है वो क्लाइंबर, मतलब जो क्लाइंब करके चढ़ते हैं, थोड़ी उनकी स्ट्रॉन्ग होती है, वो क्लाइंबर जैसे भी होते हैं। और रेयरली ट्रीज होते हैं, बहुत कम टाइम ऐसा देखा जाता है कि रैनन कुलेसी में जो ट्रीज होते हैं। तो आपके दिमाग में एक इमेज इस तरीके से बन सकता है कि जो रैनन कुलेसी के मेंबर हैं वो क्लाइंबर्स हैं, थोड़ा क्लाइंब करने वाले, वो जो है हर्ब हैं, छोटे छोटे प्लांट हैं। कभी कभी अगर ट्रीज हो जाते हैं, कोई जीनस, कोई स्पीसीज में अगर ट्री हो जाते हैं तो वो उनका स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। तो बताइए इसमें ऐसी कौन सी बात थी जो आपको नहीं समझ में आई? आपका कोई भी अगर फैमिली है, आप जब बहुत सारी फैमिली पढ़ेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली सब में रहेगा कि ये एनुअल है, बाइनियल है, पेरिनियल है। किसी में एनुअल ज़्यादा रहेगा, किसी में बाइनियल ज़्यादा रहेगा, किसी में पेरिनियल ज़्यादा रहेगा, पर रहेंगे अप्रॉक्सीमेटली सब में सब। तो कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप एग्जाम में नहीं कंफर्म में आ जाता तो लिख सकते हैं हैबिटेट में कि ये प्लांट जो है ये पेरिनियल भी हो सकते हैं, एनुअल भी हो सकते हैं, बाइनियल भी हो सकते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल जो है कुछ एक्वाटिक भी होते हैं, ट्रीज होते हैं, हर्ब्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं। और कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जहाँ पे ये एक्वाटिक होते हैं, मतलब पानी में रहते हैं। ठीक है, क्लीमेंटिस शायद इसका एग्जाम्पल है, एक बार आप लोग देख लीजिए। क्लीमेंटिस इसका एग्जाम्पल है जो कि एक्वाटिक होते हैं। आगे हम देखते हैं रूट के बारे में। हैबिटेट हो गया, मतलब कि वो कैसे होते हैं, ट्रीज होते हैं। आपको हैबिटेट में बस यही चीज़ें लिखनी कि वो एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल होते हैं, और क्या मतलब जो इसमें होते हैं। और दूसरा क्या आपको लिखना है, श्रब होते हैं, हर्ब होते हैं, ट्री होते हैं, क्या होते हैं। उसके बाद आपको रूट के बारे में लिखना है। तो इसमें मोस्टली क्या है, टैप रूट्स होते हैं। मोस्टली इसमें क्या होते हैं, टैप रूट्स होते हैं। और कुछ टाइम जो है ये ट्यूबरस रूट होते हैं। तो आपको मैं टैप रूट का फिगर लेके आई थी जो कि आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। तो देखिए, अगर आप फिगर, जो आपको टर्म्स नहीं समझ में आता है, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे, उसका नाम सर्च करेंगे। अगर नाम सर्च करते हैं तो आपको उससे रिलेटेड कुछ फिगर्स मिल जाएंगे। वो फिगर अगर आप देख लेते हैं तो आपके दिमाग में एक बार सेट हो जाएगा, अच्छा इसकी चीज़ का मतलब ये है। आपने कन्ना देखा है, वो क्या है, ट्यूबरस
रूट है। आपने जो है कि जो आपने मिराबिलस जलापा होता है शायद आपने देखा होगा, उसकी जो रूट होती है वो ट्यूबरस हो जाती हैं। और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसकी रूट ट्यूबरस रहती है, जैसे आपने कैरेट देखा होगा, रेडिस देखा होगा, तो वो अपना जो है भोजन स्टोर कर लेते हैं। तो एक्चुअल में हम कैरेट को, रेडिस को ट्यूबरस नहीं कह सकते क्योंकि वो कोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका अलग ही स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ऐसे रूट जो अपने रूट में भोजन का स्टोरेज कर लेते हैं, फूड का स्टोरेज कर लेते हैं, उस टाइप का जो रूट होता है उसको कहते हैं ट्यूबरस रूट। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये कोई प्लांट है, जैसे उसकी जो रूट्स हैं ये देखिए इस तरीके से इसकी रूट है, और जिसमें भोजन स्टोर करने की वजह से इसकी साइज जो है इस तरीके से फूल गई है। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं उसको कहते हैं ट्यूबरस रूट। मतलब कि इसके अंदर जो रूट होते हैं, इसके प्लांट के अंदर जो मान लीजिए कि ये प्लांट है ऊपर, और जो है कि इसकी जो रूट होती हैं वो मोस्टली कोनिकल होती हैं, मोस्टली मतलब कि टॉप जो है मोस्टली टैप रूट होती हैं। टैप रूट की जो इस तरीके से साइड रूट्स भी निकली रहती हैं, ये मोस्टली जो है टैप रूट है। और कभी कभी ये टैप रूट जो है इस तरीके से भोजन स्टोर करके क्या करती हैं, ये ट्यूबरस रूट बनाते हैं, ट्यूबर की तरह रूट बना लेती हैं। तो ऐसे टाइप के रूट्स जो है हमको रैननकुलेसी फैमिली में देखने को मिलते हैं। तो समझ में आ गया कि ट्यूबरस का मतलब क्या होता है। ट्यूबरस और टैप रूट्स देखने को हमको यहाँ पे मिलती है। एग्जाम्पल क्या है ट्यूबरस रूट का, एकोनिटम जो है इसका एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे लीफ के बारे में कि इसकी लीफ कैसी होती है। लीफ इसकी सिंपल होती है। सिंपल और कंपाउंड लीफ का क्या मतलब होता है। सिंपल लीफ का मतलब ये होता है कि जो लीफ है ये जो है इस तरीके से रहेंगी कि इसकी जो कट्स होती हैं वो जो है मिड रीप तक जाके अटैच नहीं हुई रहती हैं। इसकी जो कट्स होती हैं वो, इसकी जो लीफलेट जिसे कहते हैं, वो जो है मिड रीप तक जाके अटैच नहीं होती। जैसे कि अगर आप कोई ऐसी लीफ देखती हैं, मान लीजिए कोई लीफ है और इसकी जो कटिंग है वो इस तरीके से होती है, इसकी जो मान लीजिए कटिंग है वो इस तरीके से रहती है। हालांकि मेरी पत्ती किसी भी फैमिली से मिलेगी नहीं, स्पेशल क्रिएशन से आज ही बनाया है। तो ऐसी जो लीफ होती है और इसकी जो मिड वेन होती है, जो मिड रीब होती है, वो इस जो लीफलेट होती है, जो इसके कट्स होते हैं, इसको टच करते हुए जाते हैं। तो इस तरीके का जो लीफ होता है इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स। जैसे कि आपने नीम देखा होगा कि नीम में आपने नीम की जब पत्ती देखी होगी तो इस तरीके से मतलब कि इसकी वो टहनी होती है और वहाँ पे इस तरीके से उभरा सा स्ट्रक्चर होता है, और वहाँ से ये आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद टिप पे एक लीफ होती है, ऐसे कटिंग वाली लीफ होती है लीफ में। उसके बाद यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे भी, 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 यहाँ पे भी। तो हमको लगता है कि 7 या 8 लीफ होते हैं किसी एक नीम की, ये जो पत्ती निकली होती है, लेकिन एक्चुअल में ये एक लीफ होती है। एक्चुअल में ये एक लीफ होती है, ये इतनी सारी लीफ नहीं होती है। ये एक ही लीफ के लीफलेट्स होते हैं। मतलब ये कटिंग जो है जब अंदर तक घुस जाते हैं तो देखिए ये भी एक अलग लीफ की तरह दिख रहा है। अगर मैं इसमें ऐसे वेनेशन दिखा दूँ तो ये भी एक अलग लीफ की तरह दिख रहा है, ये भी, और ये भी एक अलग लीफ दिख रहा है, ये भी अलग लीफ दिख रहा है, ये भी, और ये भी, ये भी, और ये भी। तो इस तरीके से ये अलग अलग लीफ दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक लीफ होते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो एक लीफ है या अलग अलग लीफ है। जब भी आपको फाइंड आउट करना होगा कि वो लीफ जो है वो सिंगल है या फिर लीफलेट्स हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप लीफ की जो टहनी जहाँ से वो अटैच होगी उसको देखेंगे, और जहाँ से लीफ निकली है वहाँ पे देखेंगे कि क्या यहाँ पे इस तरीके से कोई छोटा सा स्पॉट या फिर कोई भी ऐसी छोटी सी आउट ग्रोथ दिखती है, उसको कहते हैं एक्सिलरी बड। जहाँ पे भी एक्सिलरी बड होते हैं लीफ सिर्फ वहीं से निकलती है। आप जब नीम की पत्ती को आज ध्यान से देखेंगे तो ये नीम की पत्ती में जब यहाँ पे जो फूला हुआ पार्ट होता है वहाँ पे आपको छोटा सा आउटग्रोथ दिखता है या छोटा सा गहरा दिखता है। उसकी वजह से पता चलता है कि ये जो है एक सेम लीफलेट के, एक सेम की लीफ के बहुत सारे लीफलेट्स हैं। आपको यहाँ पे जो लीफ देखने को मिलेंगी, यहाँ पे आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि ये सारे जो है कंपाउंड लीफ है, और जो नॉर्मल लीफ होती है वो इस तरीके से लीफ होती है, और यहाँ पे जहाँ पे अटैच होती है वहाँ पे एक्सिलरी बड्स होते हैं। तो इस तरीके की जो लीफ होती है उसको क्या कहते हैं, सिंपल लीफ। देखिए कितना अच्छा फ्लावर आपके सामने खुल गया है। 1 मिनट सेट कर लेते हैं स्लाइड को, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लीफ जो है वो सिंपल है, एक सेस्टुप्लेट्स हैं। एक सेस्टुप्लेट्स के बारे में भी जानना पड़ेगा। हर टर्म का मतलब समझेंगे। अगर आपके सिलेबस में मॉर्फोलॉजी दिया होता तो इस तरीके से हमने हर टर्म का मतलब पहले से ही समझ लिया होता, तो हमको सिर्फ पढ़ना रहता। लेकिन सिलेबस में नहीं दिया है तो हम उसको नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो हम क्या करेंगे,
फैमिली के साथ ही मॉर्फोलॉजी भी तैयार कर लेंगे। तो एक्सस्टिपुलेट्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट देखे होंगे, देखिए ऐसे अगर स्टेम्स होते हैं, मान लीजिए ये स्टेम है, इससे जो डंडी निकली होती है वहाँ पे इस तरीके से, मान लीजिए ये लीफ के लिए कोई डंडी निकली हुई है, तो ये जो डंडी निकली हुई है इसके नीचे जो है यहाँ पे कुछ आउटग्रोथ देखने को मिलते हैं, यहाँ पे कुछ आउटग्रोथ देखने को मिलते हैं। जैसे आप हिबिस्कस देख सकते हैं, आप रोज देख सकते हैं, इन सारी चीज़ों में इस तरीके के लीफलेट्स, इस तरीके के स्टिप्यूल्स निकले होते हैं। तो अगर स्टिप्यूल्स यहाँ पे नहीं निकला है तो ऐसी जो लीफ होती है उसको कहते हैं एक्स स्टिपुलेट्स। एक्स मतलब नहीं प्रेजेंट है, स्टिपुलेट्स मतलब स्टिप्यूल्स। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे निकलता है इसको कहते हैं स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स। जो भी वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा नया लग रहा है, उसको लिखते जाएंगे। नोट्स साफ सुथरा बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही उसको लिखते जाएंगे, उसके बाद जो चार्ट बनाएंगे वो साफ सुथरा बनाएंगे। तो इस तरीके की लीफ इसमें नहीं प्रेजेंट होती है, मतलब कि ये एक्स स्टिपुलेट्स होता है। इन सब चीज़ों को भी समझ लेते हैं कि अगर जहाँ पे लीफ अरेंज है वहाँ पे इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलती है तो उसको कहते हैं कि ये जो लीफ है ये स्टिपुलेट्स है, क्योंकि इसमें स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है कि इस तरीके से स्टेम है, उस पर जो है लीफ जो लगी है उसके बीच में कोई इस तरीके से डंडी नहीं है। मतलब नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि जब भी हम लीफ बनाते हैं तो इस तरीके से डंडी बनाते हैं, उसमें इस तरीके से चीज़ बनाते हैं, इस तरीके से छोटी सी डंडी बनाते हैं और फिर उसके बाद लीफ बना देते हैं। तो ऐसी जो लीफ होती है कहते हैं कि ये लीफ जो है वो ससाइल नहीं है, और जिस लीफ के पास ये स्ट्रक्चर नहीं होता है, जिस लीफ में डायरेक्ट लीफ जो है इसी की एंडिंग जो है वो स्टेम से जुड़ी होती है, ऐसी लीफ को कहते हैं कि ऐसी लीफ जो है वो ससाइल लीफ है। ससाइल का मतलब कहीं पे रुक के रहना, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता। इसकी वजह से क्या है, जब हवा चलती है तो लीफ मूव कर सकती है, सन की डायरेक्शन में लीफ मूव कर सकती है जिस तरीके से, तो ये इसको हेल्प करता है मूवमेंट में। लेकिन ससाइल का मतलब क्या है कि एक जगह पे स्थिर रहती है, इसके पास ऐसे कोई डंडी नहीं होती जिसकी वजह से ये मूव कर सके। तो ऐसे जो लीफ होती है उसको क्या कहते हैं, ससाइल। और एक है कोलैप्सिंग बेस, मतलब कि इसकी जो बेस होती है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक लीफ है और इसकी जो है इस तरीके से बेसेस है, इसकी दो बेस है, और जिसके अंदर से हमारी जो है स्टेम्स निकली हुई है, इसके अंदर से हमारी जो है वो स्टेम्स गई हैं और इसके अंदर से हमारी स्टेम्स निकली है। तो इस तरीके का जो लीफ होता है उसको क्या कहते हैं, कोलैप्सिंग बेस। समझ में आ गया। इस एक्स स्टिपुलेट्स का मतलब जहाँ पे स्टिप्यूल्स एब्सेंट है, स्टिपुलेट्स का मतलब जहाँ पे स्टिप्यूल प्रेजेंट है, ससाइल का मतलब जहाँ पे वो डंडी जैसा स्ट्रक्चर एब्सेंट है, और कोलैप्सिंग का मतलब क्या है, जहाँ पे जो लीफ की एंडिंग है वो कोलैप्स करती है, किसके साथ, टहनी के साथ या स्टेम के साथ। एक ये भी देख लेते हैं जो कि मैंने अभी आपको फैमिली पढ़ाते हुए पहले की वीडियो में बताई थी कि जब कोई स्टेम है, कोई और कलर ले लेते हैं, जब कोई स्टेम है, यहाँ पे कोई स्टेम है और इस स्टेम पे जो लीफ लगी है, कौन सा कलर लिया जाए, जब इस पे कोई लीफ जो लगी है, देखिए ये जो लीफ लगी है ये एक इस साइड से निकली है और सेकंड साइड से बिल्कुल इस तरीके से जो है दूसरी निकली है, तो ये इसके अपोजिट है। तो इस तरीके की जो अरेंजमेंट होती है लीफ की टहनी पे उसको कहते हैं अपोजिट। आप लोग जाएंगे अपने नेचर में, आपको आसपास जो भी प्लांट दिखेंगे आज उसमें देखेंगे कि अपोजिट अरेंजमेंट है कि अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब एक यहाँ तो दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पाँचवीं यहाँ, छठवीं यहाँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे निकली है लीफ तो दूसरी यहाँ पे निकली है, तीसरी यहाँ पे निकली है, चौथी यहाँ पे निकली है, पाँचवीं यहाँ पे निकली है, छठवीं यहाँ पे निकली है, मतलब एक यहाँ तो दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, स्टेयर की तरह कह सकते हैं। उसके बाद रोल्ड अरेंजमेंट में क्या होता है कि एक जगह पे है, जैसे कि मान लीजिए स्टेम है तो पत्ती इधर भी निकली है, 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 इधर भी निकली है। अपोजिट में क्या होता है कि सेम डायरेक्शन, मतलब कि सेम पोजीशन पे दो जगह निकलती है। रोल्ड में क्या है कि सेम पोजीशन पे अलग अलग चारों तरफ निकलती है। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है उसको कहते हैं रोल्ड। तो एक्स स्टिपुलेट्स का मतलब समझ में आया। चलते हैं अपनी फैमिली के ऊपर। हर वर्ड का मतलब समझाएंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो आप लोगों का फ़ायदा ही है कि वीडियो लंबी है तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझने का चांस मिल रहा है। तो सिंपल है, एक्स स्टिपुलेट्स है। पेटियोलेट है, पेटियोलेट का मतलब क्या कि वो जो हमने देखा ना कि ससाइल था तो ससाइल में जो डंडी नहीं प्रेजेंट थी, इसका मतलब कि वो उसके पास पेटियोल नहीं थे। ये जो डंडी होती है इसको कहते हैं, ये जो डंडी यहाँ पे इस तरीके से स्टेम से लगी होती है इसको कहते हैं पेटियोल। तो पेटियोल इसमें प्रेजेंट है, मतलब इसकी जो लीफ है वो पेटियोलोट होती है। उसके बाद क्या है, सम टाइम कंपाउंड।
कुछ फैमिली में कंपाउंड लीफ भी पाई जाती है, मतलब कुछ मेंबर्स में कंपाउंड लीफ पाई जाती है, जनरली इसमें सिंपल लीफ ही पाए जाते हैं। अल्टरनेट होते हैं, अल्टरनेट का मतलब अभी हमने देखा कि अल्टरनेट का मतलब ये स्टेम है तो एक लीफ यहाँ तो दूसरी लीफ यहाँ, तीसरी लीफ यहाँ तो चौथी लीफ यहाँ, अल्टरनेटली वे में प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी अपोजिट भी होते हैं, कभी कभी अपोजिट भी होते हैं। तो आप हमेशा याद रखेंगे जो इसका मेन फीचर है, मतलब जनरली क्या है, अल्टरनेट होते हैं। अपोजिट आप नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि हम जो ये फैमिली पढ़ रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा मेंबर हैं। एक फैमिली हमने देखा कि 50 जनरा है, उसमें 163 स्पीसीज है, तो 163 स्पीसीज में मोस्टली मान लीजिए कि 100 स्पीसीज और 120 स्पीसीज जो है वो अल्टरनेट वाले हैं, कुछ जो है वो अपोजिट वाले हैं। तो हम तो हमेशा ज़्यादा वाले की साइड चलेंगे, जो जिसके वोट ज़्यादा पड़ते हैं वही तो जीतता है, तो जहाँ पे ज़्यादा जो कैरेक्टर है वो हम देखेंगे। उसके बाद आता है कि नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वर्ड क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन और हेटेरोफिली होती है। अब ये रेटिकुलेट वेनेशन और हेटेरोफिली का क्या मतलब है, उसके लिए भी मैंने आपके लिए एक फिगर लगाया है, उसको भी देख लेते हैं। पहले देखते हैं कि रेटिकुलेट वेनेशन क्या होते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था, जो बच्चे वीडियो कंटिन्यूअसली देख रहे हैं उनको पता होगा। ये देखिए, ये जो है वो आपकी लीफ का मिडरीब है जहाँ से न्यूट्रिशन ट्रांसफ़र होता है। ये मिडरीब की ब्रांचेज हैं, देखिए ये मिडरीब की जो है ब्रांचेज हैं, और इस ब्रांचेस के बीच में अगर आपको क्लियर कैमरे में दिख रहा होगा तो आपको दिख रहा होगा कि इसके ब्रांच में इस तरीके से बहुत सारे जो है जालक जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रही हैं। इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। ये जो है कि छोटे छोटे जो ट्यूब्स जो है पूरी लीफ में फैली हुई हैं, जो कि एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये जो जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाती है इसको कहते हैं कि ये है रेटिकुलेट वेनेशन, मतलब इस तरीके का एक जालक जैसा जो वेनेशन होता है उसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ये जो है मेन फीचर होता है ये मेन फीचर होता है किसका, डाइकॉट का। कभी कभी आपको पढ़ने को मिलेगा कि मोनोकॉट्स में क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। तो अगर हम लोग रेटिकुलेट पढ़ रहे हैं तो पैरेलल भी पढ़ लेते हैं। पैरेलल में क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारे पास एक लीफ है, पैरेलल में क्या होता है कि ये हमारे पास एक लीफ है, इस लीफ के अंदर जो है जो हमारी वेनेशन है वो इस तरीके से होती हैं। यहाँ से भी सीधे 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 बीच में जो है वो एक मोटी वाली होगी, बीच में जो है वो एक मोटी वाली होगी, और फिर इस तरीके से, सॉरी इरेज हो गया, कोई बात नहीं, फिर से बना लेंगे। इस तरीके से जो है वो जो पैरेलल, मतलब एक दूसरे के पैरेलल जो है हमारी जो वेन्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसी जो वेनेशन होती है उसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन। क्या होता है ना कि अगर हाथ से हम लिख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे टच हो जाता है तो यहाँ की चीज़ें जो है वो इरेज होने लगती हैं। मतलब कि अगर आपका हाथ एक जगह टच होता है तब तो ये लिखेगा, अगर दूसरी जगह टच होता है तो ये इरेज कर देता है। इसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, चीज़ें इरेज हो जाती हैं। अब क्या है कि रेटिकुलेट वेनेशन हो गया। अब नेक्स्ट इसका क्या था कि हेटेरोफिली होती है। हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग, फिली का मतलब होता है लीफ। तो जब किसी प्लांट में, एक ही प्लांट में दो अलग अलग प्रकार की, तीन अलग अलग प्रकार के जब लीफ पाए जाते हैं, मोस्टली जो है प्लांट में हेटेरोफिली का मतलब होता है, हेटेरोफिली का मतलब क्या होता है कि जब टू टाइप की लीफ प्रेजेंट होती हैं, लीफ प्रेजेंट इन सिंगल प्लांट। जब टू टाइप की लीफ प्रेजेंट होती है किसी सिंगल प्लांट में तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, हेटेरोफिली। मतलब देखिए ये रैननकुलेसी का ही एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए ये जो रैननकुलेसी एक्वाटिकस थी, जो इसकी जो एक्वाटिस वाली फैमिली थी उसका एग्जाम्पल है। तो ये देखिए इसमें जो कुछ लीफ है वो जो जल के अंदर होती है वो ऐसी होती हैं, जो जल के सरफेस पे रहती हैं वो लीफ ऐसी होती हैं। तो इसमें दो टाइप के लीफ पाए जाते हैं, एक मतलब कि हेटेरोफिली यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर अपने टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा टॉपिक है क्या दिया है कि सिलिंड्रिकल बॉडी वगैरह होती है। अब हमारे पास जो टॉपिक है वहाँ पे हमको देखना है कि इसके स्टेम्स कैसे होते हैं, इसकी जो स्टेम है वो पर्टिकुलरली कैसी होती है। तो स्टेम जो होती है वो ब्रांच्ड होती है। जो भी रैननकुलेसी के मेंबर्स होते हैं उसकी मोस्टली जो है स्टेम ब्रांच होती हैं। जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंडर जैसा। आपने सिलेंडर देखा होगा ना कि सिलेंडर ऐसे गोला, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। इरेक्ट होती है, मतलब सीधी सीधी होती है, इरेक्ट होती है। क्लाइंबर होती है कभी कभी, और कभी कभी वुडी होती है। इरेक्ट मतलब सीधी प्लांट, जैसे कि रेंगने वाला, हमेशा जमीन पर रहने वाला नहीं, इरेक्ट भी होते हैं, वुडी भी होते हैं कभी कभी, बहुत रेयर केस में, और क्लाइंबर्स भी होते हैं। इनफ्लोरेसेंस की बात करें, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, रूट हो गया, ये मेन हो गया वेजिटेटिव। अब हम आते हैं अपने कौन से कैरेक्टर के ऊपर। जैसे वेजिटेटिव कैरेक्टर कंप्लीट हो गया तो हमको क्या पढ़ना था, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर।
स्लाइड में ये गलती हुई है कि मैंने हर टॉपिक को एज ए हेडिंग नहीं बनाई, क्योंकि टाइम मुझे इतना नहीं मिल पाता कि मैं स्लाइड को थोड़ा अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकूँ, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन को टॉपिक की तरह दूसरे कलर में राइट कर सकूँ। इसलिए मैंने सारी चीज़ें एक ही कलर में लिख दी। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। मैं आपको हर चीज़ को जो है कि एक पैराग्राफ में बना के दे दूँ। नेक्स्ट स्लाइड से ऐसा ट्राई करूँगी कि जो हेडिंग वाली चीज़ें हैं वो थोड़ी हाईलाइट होकर आपके सामने आए। तो रिप्रोडक्टिव जो कैरेक्टर है उसमें हमारा फर्स्ट क्या है, इन्फ्लोरेसेंस। तो इस पर इन्फ्लोरेसेंस होता है वो यूजली साइमोस टाइप का होता है। अब साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है वो भी हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने मॉर्फोलॉजी तो पढ़ी नहीं है। तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारी एक डंडी है जिसके ऊपर फ्लावर अरेंजमेंट है। तो सबसे ऊपर जो फ्लावर होगा वो सबसे बड़ा फ्लावर होगा, जो सबसे ऊपर फ्लावर होगा वो सबसे बड़ा फ्लावर होगा। उसके बाद जो फ्लावर होंगे वो थोड़े उससे जो है कि थोड़े छोटे होंगे। उसके बाद जो फ्लावर होंगे वो उससे भी छोटे होंगे, और जो फिर फ्लावर होंगे वो उससे भी छोटे होंगे। तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट होता है, फ्लावर जो है उनकी साइज जो है कम होती जाती है, ऐसी जो अरेंजमेंट होती है इसको कहते हैं साइमोस टाइप। और साइमोस टाइप के बाद आपको एक और अरेंजमेंट देखने को मिलती है जिसे कहते हैं रेसिमोस साइमोस, रेसिमोस टाइप। तो रेसिमोस और साइमोस दो मेन प्रकार के हैं। रेसिमोस में क्या होता है कि यहाँ पे जो नीचे फ्लावर होता है वो सबसे बड़ा होता है, उसके ऊपर जो फ्लावर होता है वो थोड़ा छोटा होता है, उसके ऊपर जो फ्लावर होता है वो और छोटा होता है, उसके ऊपर जो फ्लावर होता है वो और छोटा होता है, उसके ऊपर जो फ्लावर होता है वो और छोटा होता है। इस तरीके से जो अरेंजमेंट मिलती है उसको कहते हैं रेसिमोस टाइप। तो हमारे पास क्या है, साइमोस है, मतलब कि जो सबसे पहला फ्लावर बना होगा वो टिप पे बना होगा, टर्मिनल पे बना होगा। उसके बाद जो फ्लावर बनेंगे उसके नीचे, तभी तो उसकी साइज भी छोटी है, फिर उसके नीचे और यंग प्लांट। छोटे होने का मतलब क्या कि वो बाद में डेवलप हो रहे हैं। ये जो हमारा रेसिमोस है, ये जो हमारा रेसिमोस है यहाँ पे, ये जो हमारा रेसिमोस है इसमें क्या है, ये फ्लावर सबसे पहले बने थे, फिर डंडी आगे बढ़ी थी, फिर फ्लावर बने थे, फिर डंडी आगे बढ़ी थी, फिर फ्लावर बने थे, फिर डंडी आगे बढ़ी थी, फिर फ्लावर बने थे। तो जो पहले बना था उसका डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया था। लेकिन साइमोस में क्या है, सबसे पहले वाला जो टिप पे था वो सबसे पहले बना, फिर जो है डंडी की थोड़ी हाइट बढ़ी और जो फ्लावर बने वो नीचे बने, फिर डंडी की हाइट बढ़ी, जो फ्लावर बने वो नीचे बने। तो इस तरीके का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको कहते हैं साइमोस। और हमारी रैननकुलेसी फैमिली में जो इन्फ्लोरेसेंस मिलता है वो साइमोस ही मिलता है। उसके बाद फ्लावर के बारे में बात करते हैं। इन्फ्लोरेसेंस की बात हो गई, फ्लावर हमारे कैसे होते हैं, फ्लावर के बारे में देख लेते हैं कि फ्लावर जो है वो इलोंगेटेड रिसेप्टिकल पे अरेंज होते हैं। बॉर्न होना चाहिए था यहाँ पे। ये जो इनका जो डेवलपमेंट होता है वो किस पे होता है, इलोंगेटेड रिसेप्टिकल्स पे होता है। दे आर हर्माफोडाइट। हर्माफोडाइट का मतलब होता है कि इसमें मेल और फीमेल प्लांट जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो सेम प्लांट में होता है, मतलब जिससे हम लोग पढ़े थे बाइसेक्सुअल। और मोस्टली क्या होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। अब बात आती है कि ये एक्टिनोमॉर्फिक क्या होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि मैंने आपको एक दिन बताया था कि अगर कोई भी फ्लावर जो है, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, इफ वी कट फ्लावर फ्रॉम एनी सिमेट्री, एनी प्लेन लिख सकते हैं, एनी प्लेन, वी फाइंड टू इक्वल हाफ। समझ में आया कि जब हम फ्लावर को किसी भी ऐसे पोजीशन से काटते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये जो फ्लावर है इसको हम लोग यहाँ से अगर काट देते हैं तो क्या है, 1 2 3 पंखुड़ी इसमें, 1 2 3 पंखुड़ी इसमें कंप्लीट, और हाफ पंखुड़ी जो है वो इसमें और हाफ पंखुड़ी इसमें। तो मतलब, और देखिए स्टेमन भी जो है वो इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब हाफ इधर गए हाफ इधर गए। तो इस तरीके के जो इस तरीके की जो सिमेट्री होती है उसको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक। इसमें बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि क्या होता है एक्टिनोमॉर्फिक, क्या होता है जाइगोमॉर्फिक। तो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए एक्टिनोमॉर्फिक जो है ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है। प्रिमिटिव का मतलब कि जब धरती पे एवोल्यूशन हुआ था तो जिस प्रकार की सिमेट्री आई थी वो एक्टिनोमॉर्फिक थी। और बाद में डेवलपमेंट के बाद जैसे जो मटर वगैरह, जैसे जो फैबेसी वगैरह की फैमिली है उसमें जो कैरेक्टर मिलते हैं, उसमें जो सिमेट्री मिलती है वो जाइगोमॉर्फिक होती है। मतलब कि ये क्या है, ये एडवांस कैरेक्टर है, एडवांस कैरेक्टर है। जैसे कि हम एडवांस हैं तो हमारे अंदर कौन सी मॉर्फोलॉजी पाई जाए, कौन सी सिमेट्री पाई जाएगी, जाइगोमॉर्फिक, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, बाइलेटरल। जाइगोमॉर्फिक को ही कहते हैं बाइलेटरल और जो एक्टिनोमॉर्फिक को ही कहते हैं रेडियल। तो इतनी बात अगर आपके दिमाग में है कि
अगर आपको बेसिक भी चीज़ें पता हैं तो आपको पता होगा कि हम क्या है, बायलेटरल सिमेट्री है। बायलेटरल मतलब हम एडवांस ग्रुप में आते हैं। तो बायलेटरल सिमेट्री का कहीं ना कहीं मतलब होता है जाइगोमॉर्फिक। तो मैं ऐसे याद रखती थी कि जो प्रिमिटिव फैमिली है उसका नाम ए से स्टार्ट हुआ, क्योंकि ए जो स्टार्टिंग में आता है, और जो एडवांस फैमिली है उसका नाम जेड से स्टार्ट किया, एकदम अंतिम वाले से। तो मैं अपना इस तरीके से ही याद करती थी कि जो प्रिमिटिव है जिसको किसी भी प्लेन से काटेंगे वो सेम कैरेक्टर देगा, वो हमारा है एक्टिनोमॉर्फिक, क्योंकि वो ए से स्टार्ट है, वो प्रिमिटिव वर्ड है। और जो हमारा लास्ट एडवांस वर्ड है वो जेड है। तो जाइगोमॉर्फिक में बायलेटरल सिमेट्री होती है, मतलब कोई एक हाफ होता है जहां से हम ऑर्गेनिज्म को अगर बांटते हैं तो वो 2 इक्वल हाफ में बढ़ता है। तो हमारी जो मोस्टली रेननकुलेसी फैमिली है, रेननकुलेसी की फैमिली के जो मोस्टली मेंबर हैं वो क्या होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। कभी कभी वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं और हाइपोगाइनस और ब्रैक्टिएट होते हैं, मतलब इनमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है। कैलिक्स के बाहर भी एक जो है कि पत्ती जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके ब्रैक्ट कहते हैं। अगर आपने हिबिस्कस ध्यान में देखा होगा तो हिबिस्कस की जो ये कलश वाला स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको जो कैलिक्स बताया था, उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको कुछ देखने को मिलेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है सो क्या कहते हैं, सो कहते हैं जाइगोमॉर्फिक, अरे सो क्या कहते हैं, ब्रैक्टिएट कहते हैं। और इसके फ्लावर जो होते हैं वो हाइपोगाइनस होते हैं, मतलब कि सारी चीजें जो है वो गाइनस के नीचे होती हैं। गाइनस क्या होता है, सुपीरियर होता है, मतलब इसमें सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है। तो ये हो गई हमारी जो है कि बात हो गई, ये हमारी किसकी, ये बात हो गई हमारी अभी तक हमने फ्लावर के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे पेरियंथ के बारे में। देखिए पेरियंथ टर्म यूज किया जाता है वहां पे जहां पे कैलिक्स और कोरोला जो है डिफरेंशिएटेड ना हो पाए। कैलिक्स और कोरोला जो है डिफरेंशिएट ना हो पाए तो एक मतलब क्या ये कह सकते हैं, कैलिक्स प्लस कोरोला इज इक्वल दैट, कैलिक्स प्लस कोरोला इज इक्वल दैट पेरियंथ। पेरियंथ, पेरियंथ जो है वो कैलिक्स और करोला से मिलकर बना होता है। क्या दिया है, अनडिफरेंशिएट कैलिक्स एंड करोला को क्या कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं। मे बी सिंपल पेटियोलॉइड्स, ये क्या हो सकते हैं, सिंपल हो सकते हैं और पेटियोलॉइड्स मतलब उसमें पेटल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। सम टाइम डिफरेंशिएट इनटू 5 सेपल एंड 5 पेटल्स। मोस्टली फैमिली में क्या होता है, पेरियंथ देखने को मिलता है। किसी किसी फैमिली में क्या होता है कि कैलिक्स करोला डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 5 कैलिक्स और 5 करोला देखने को मिलते हैं। इस फैमिली में जो है नेक्टर प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, पेटल के बेस में। अब नेक्टर का क्या काम होता है, मैंने आपको बताया कि जो पेटल वाला हिस्सा होता है, जो आपका कोरोला वाला हिस्सा होता है वो कलरफुल होता है, क्योंकि वो कीटों को रंग दिखा के अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि कलर का जो क्लैरिफिकेशन है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर इतना, और सारे कीटों के अंदर इतना अच्छा नहीं होता, उनको चीज़ें इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं दिखती हैं। तो वो क्या करते हैं कि कलरफुल चीज़ें बनाते हैं ताकि मतलब कीटों को वो चीज़ें दिखे और वो वहाँ पे भोजन की खोज में आए। अब नेक्टर क्या है, नेक्टर ऐसा सबस्टेंट, ऐसा लिक्विड है जो कि कीट जो है अपने भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। मीठा सा लिक्विड जो कि प्लांट रिलीज करते हैं और उसे कीट अपने भोजन के रूप में यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं नेक्टर। तो रेननकुलेसी फैमिली के जो मेंबर है उनके अंदर नेक्टर पाया जाता है, कहाँ पे, पेटल के बेस में। जो पेटल है उसके बेस में रेननकुलेसी में जो है नेक्टर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एंड्रोशियम के बारे में। तो एंड्रोशियम क्या है, न्यूमरस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इनका नंबर होता है, कोई डिफाइंड नंबर नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया उसमें कितने सारे स्टेमन थे, तो बहुत सारे होते हैं। स्पाइरली अरेंज होते हैं, स्पाइरली का मतलब इस तरीके से अरेंज होते हैं, स्पाइरली अरेंज होते हैं। फ्री होते हैं स्टेमन, मतलब कि देखा था अभी हमने फिगर में, वो रेननकुलेसी का ही फिगर था कि ये मान लो ये है, तो यहाँ से स्टेमन जो है जो निकले हैं वो इस तरीके से फ्री होके निकले हैं। तो स्टेमन जो है वो फ्री होके निकले हैं। पॉलीएंड्रस कंडीशन, मतलब वो अगर फ्री है तो बहुत सारे एंड्रस, मतलब बहुत सारे एंड्रोशियम बनाते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, पॉलीएंड्रस कहते हैं। एडिनेट होता है, एक्सट्रूज होता है, बेसिफिक्स होता है। अब ये एडिनेट, एक्सट्रोज और बेसिफिक्स का क्या मतलब है, इसके लिए भी हमने एक फिगर लगाया है, उसको भी समझ लेते हैं। वीडियो शायद आप लोग के लिए बहुत लंबी हो रही है, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पॉज ले लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, फिर आगे पढ़िए। मुझे तो कंटिन्यू सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना ही है। तो बेसिफिक्स का मतलब क्या होता है कि जब मान लीजिए किस तरीके से आपका एंथर है, इस तरीके से आपका एंथर है, तो इसके बेस पे, इसके पूरे बेस पे इस तरीके से जो डंडी है जो कि आपकी फिलामेंट है वो अटैच होती है। तो ऐसी जो अरेंजमेंट होती है इसको कहते हैं बेसिफिस्ट। मतलब कि जैसे कि ये आपका जो है बाइथिकस है, बाइथिकस आपका क्या है, एंथर है। अब इस एंथर पे जो हमारा फिलामेंट है वो पूरा ऊपर तक बेस पे पूरा अरेंज होता है, उसको कहते हैं बेसिफिस्ट। अब क्या है, नहीं सॉरी, ये तो आपका हो गया एडिनेट हो गया। बेसिफिस्ट में क्या होता है कि इसके बेस पे अरेंज होता है, इसके बेस पे जो आपकी फिलामेंट अरेंज होती है इसको कहते हैं बेसिफिस्ट। एडिनेट में क्या होता है कि इस तरीके से फिलामेंट है तो ये ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ तक जो है कि होती है, इसको कहते हैं एडिनेट। डॉर्सिफिस्ट का मतलब क्या होता है कि इस तरीके से आपकी जो है एंथर है, इस तरीके से अगर आपका एंथर है
तो एंथर अगर इस तरीके से है तो इसके नीचे जो डंडी लगी होती है उस पर ये इस तरीके से बना होता है कि ये ऐसे ऐसे हवा चलती है तो मूव करता है। तो ऐसी जो अरेंजमेंट उसको कहते हैं डॉर्सिफिक्स, और ये जो आपको दिख रहा है वो है वर्सेटाइल। तो हमको मतलब किससे था, बेसिफिक्स से और एडिनेट से। तो इसमें जो स्टेमन पाया जाता है वो बेसिफिक्स और एडिनेट टाइप का होता है। यहाँ पे हम देख रहे थे बेसिफिक्स और एडिनेट टाइप का होता है। गाइनोशियम की बात कर ले, गाइनोशियम के जो सिंगल यूनिट होते हैं उसको कहते हैं कार्पल्स। तो कार्पल्स यूजुअली मेनी बहुत सारे कार्पल्स होते हैं, फ्री होते हैं। अगर फ्री होते हैं तो उनको कहते हैं एपोकार्पस, और अगर मिल के रहते हैं तो उसको कहते हैं सिनकार्पस। सिन का मतलब जोड़ा, एपो का मतलब अलग अलग। तो अगर कार्पस अलग अलग है तो उसे एपोकार्पस कहते हैं। अरेंज स्पाइरली, इसका भी अरेंजमेंट जो है स्पाइरली ही होता है। उसके बाद लाइक सम केसेस निजेला यूनाइटेड कार्पल्स, निजेला के कंडीशन में आपको यूनाइटेड कार्पस देखने को मिलते हैं। और डेल्फियम में क्या होता है कि शायद सिंगल कार्पस देखने को मिलते हैं। डेल्फियम में क्या है कि द कार्पल इज ओनली वन, मतलब कि कार्पल्स जो है सिर्फ एक कार्पस में सिर्फ एक ओव्यूल देखने को मिलते हैं। और इनका जो प्लेसेंटेशन है वो मार्जिनल या फिर बेसल हो सकता है। मार्जिनल का मतलब क्या कि प्लेसेंटेशन क्या होता है ना कि जब आपकी रूट बनती है, जब आपकी जो प्लेसेंटेशन का मतलब जब आप ओव्यूल के सेक्शन काटते हैं तो ओव्यूल का जब सेक्शन काटते हैं तो आपको जो सीड दिखती है वो मार्जिन पे लगी हुई दिखती है। तो मार्जिन पे लगी हुई जो वो होती है उसको कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कभी प्लेसेंटेशन के बारे में, क्योंकि प्लेसेंटेशन ऐसा शॉर्ट्स में समझाना ईजी नहीं। किसी दिन फिगर लगा के लेके आऊंगी तो आपको समझा दूंगी, क्योंकि अभी तो फैमिली कंटिन्यूअसली पढ़नी ही है। फ्रूट क्या है, एग्रीगेट फ्रूट है, मतलब एक एक फ्रूट अलग अलग नहीं होता, बहुत सारे फ्रूट मिलते हैं और उसके बाद जो है फ्रूट बनता है। तो ऐसे जब बहुत सारे फ्रूट मिलते हैं उसको कहते हैं एग्रीगेशन। और इसका जो बॉटनी में टर्म यूज करते हैं उसको कहते हैं इटेरियो। इटेरियो ऑफ फॉलिकल देखने को मिलता है, और तो इसमें मोस्टली जो है इटेरियो ऑफ फॉलिकल देखने को मिलता है। कभी कभी जो है रियली नहीं, यहाँ पे रेयरली होगा। रेयरली क्या है, बेरी जैसे फ्रूट भी देखने को मिलते हैं। तो शायद आपको फ्रूट के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होंगी, तो ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी, जो कि हम आगे की वीडियो में क्लियर कर देंगे, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे फिगर नहीं लगाया है। उसके बाद जो है हमको फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम के बारे में देखना है। तो फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम में तो इसके जो फ्लोरल फार्मूला होते हैं वो होता है ब्रैक्टिएट, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो ब्रैक्टिएट है। वो क्या है, वो हमारा है एक्टिनोमॉर्फिक। हर्माफोडाइट्स, मतलब ये हर्माफोडाइट्स है। उसके बाद जो हमारा कैलिक्स है वो कभी कभी कैलिक्स करोला 5-5 होते हैं। एंड्रोसियम जो है वो इनफाइनाइट होता है। कार्पस भी इनफाइनाइट्स होते हैं, और इस तरीके से इसके अंदर जो है ये सुपीरियर होते हैं। ये है इसका फ्लोरल फार्मूला। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं कि फ्लावर जो है वो ब्रैक्टिएट्स होते हैं, मतलब जो ब्रैक्टिएट स्ट्रक्चर है, जो कैलिक्स के बाहर एक और लेयर होती है वो इसमें प्रेजेंट होता है। तो अगर प्रेजेंट होता है तो आप ब्रैक्टिएट BR लिखेंगे, और अगर किसी फैमिली में एब्सेंट होगा तो आप लिखेंगे EBR, ई ब्रैक्टिएट, BR ई ब्रैक्टिएट, मतलब उसके अंदर ब्रैक्ट्स प्रेजेंट नहीं होता। सेकंड में क्या है कि इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर बना है तो इसका मतलब कि आपका जो फ्लावर है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, मतलब किसी भी प्लेन से काटेंगे तो वो सेम इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। और अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है फ्लोरल फार्मूला में तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जाइगोमॉर्फिक है। जो भी चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर लिखी जा रही है वो सारी की सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने स्पेशल से कोई बेसिक नहीं पढ़े हैं, हमने फैमिली डायरेक्ट स्टार्ट किया, तो बेसिक आपको लिख लिख के समझने पड़ेंगे। उसके बाद इसका मतलब क्या है, जो इस तरीके का स्ट्रक्चर में बन के मिल के बना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी देख लेते हैं। तो अगर ऐसे रहता तो इसका मतलब था कि प्लांट में सिर्फ फीमेल फ्लावर है, और अगर ऐसा मतलब होता तो इसका मतलब जो प्लांट है उसमें मेल फ्लावर है। और अगर इस तरीके से हम बनाते हैं तो इसका मतलब कि ये हर्माफोडाइट है। हर्माफोडाइट मतलब मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर्स यहाँ, दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट में देखने को हमको मिलते हैं। तो फीमेल अगर रहता तो इस तरीके से, मेल रहता तो इस तरीके से, अगर दोनों हैं तो हर्माफोडाइट। ठीक है, जो फ्लावर है उसके अंदर हर्माफोडाइट मतलब मेल और फीमेल सेम फ्लावर में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हर्माफोडाइट। उसके बाद हमारा अगर पेट्रियोलोट है, अगर मतलब पेटल्स है तो पेटल्स के बारे में लिखेंगे कि ये 5 है या कैसे हैं। अगर कैलिक्स और करोला डिफरेंशिएटेड है तो हम कैलिक्स और करोला लिखेंगे। अगर हमारे पास जो था, हमारा सब कुछ क्या था, फ्री फॉर्म में था, कोई भी चीज़ जुड़ी हुई नहीं थी, तो जो फ्री फॉर्म में रहता है उसको मान लीजिए 5 है तो 5 ऐसे लिख देंगे। अगर वो एक दूसरे से जुड़े थे तो इस तरीके से हमको ब्रैकेट में लिखना पड़ता। तो यहाँ पे हमारा के का मतलब है हमारे पास यहाँ पे कैलिक्स, क्योंकि देखिए कैलिक्स और कोरोला दोनों से इसे प्रेजेंट था तो दोनों को हम सी नहीं लिख सकते थे। तो कैलिक्स देखो, कै मतलब ऐसा वर्ड से लग रहा है कि क मतलब कि क बोला जा रहा है, तो इसलिए इसको के से डिनोट करते हैं। और सी का मतलब यहाँ पे क्या है, कोरोला है, कोरोला है।
ए का मतलब एंडोशियम आपको पता ही है, और जी का मतलब क्या है, गाइनोशियम आपको पता ही है, जगह नहीं था इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया, तो इसका मतलब गाइनोशियम है। ठीक है, ये समझ जाएगा कि फ्लोरल फार्मूला क्या होता है। यहाँ पे नीचे लाइन लगाने का मतलब कि जो ओवरी है वो सुपीरियर है, जो भी चीज़ें प्रेजेंट है वो ओवरी के नीचे प्रेजेंट है। अगर ओवरी इंफीरियर होती तो हम लोग चीज़ें इसके नीचे लिखते हैं, तो ओवरी सुपीरियर है, इसका मतलब कि चीज़ें जो है उसके लाइन जो है उसके नीचे प्रेजेंट है, क्योंकि ओवरी सबसे ऊपर है। और कार्पल्स का नंबर भी इनफाइनाइट है, मतलब कोई निश्चित नहीं है। एंडोसियम का भी नंबर कोई निश्चित नहीं है, इसलिए हम ये इनफाइनाइट का साइन लगाते हैं। अगर हमको फिक्स रहता है कि कार्पल्स के नंबर इतने हैं या ओव्यूल्स के नंबर इतने, तो हम उसको उतना लिख के ब्रैकेट में कर देते। तो ये था फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल डायग्राम समझ लेते हैं कि जब भी आप फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पे एक डॉट बनाएंगे, कहीं पे भी पेन ले लेते हैं पहले, कभी भी बनाएंगे तो यहाँ पे जो है डॉट अगर बना रहता है इसको कहते हैं मदर एक्सिस। मदर एक्सिस कभी भी फ्लोरल फार्मूला में जो है कि हम छोड़ेंगे नहीं, मदर एक्सिस जरूर लिखेंगे। मदर एक्सिस का मतलब क्या होता है, वो बिंदु जहाँ से वो फ्लावर जो है प्लांट से जुड़ा है, तो ये मदर एक्सिस है। सबसे बाहर आपका जो है ये आपको ब्रैक्ट्स देखने को मिल रहा है, ये आपको सबसे बाहर ब्रैक्ट्स देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये है आपका कैलिक्स। कैलिक्स आपको फिर बनाना है। उसके बाद आपको कोरोला बनाना है। कोरोला इस तरीके से 5 कोरोला बना है, 5 कैलिक्स बना है। उसके बाद स्पाइरली अरेंज आपको जो है कि एंडोशियम यहाँ पे मिलने को मिल रहा है, और अंदर में इनफाइनाइट जो है आपको गाइनोशियम देखने को मिल रहा है। एक बार रफली सा ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे मेरा फिगर तो बहुत गंदा है, पर मैं फिर भी आप लोगों के लिए ड्रॉ करती हूँ। अगर ठीक बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो आप लोग अच्छे से बना लेंगे। सबसे बाहरी जो कवरिंग होती है, सबसे बाहर हम लोग क्या करेंगे, मदर एक्सिस बना लेंगे। मदर एक्सिस बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि इस तरीके से मदर एक्सिस बनाने के बाद हम इस तरीके से जो है आपका ब्रैक्ट्स बना लेंगे। इस तरीके से ब्रैक्ट्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रैक्ट्स बनाने के बाद हमारा यहाँ पे जो सेकंड कलर ले लेते हैं। ब्रैक्ट्स बनाने के बाद हम यहाँ पे कैलिक्स बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है कि 5 हमारे पास कैलिक्स था ना, तो 5 जो है हम अपना कैलिक्स बना लेते हैं। 1 2 3 4, ये देखिए बड़ा हो गया, तो थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, इसको 4 कर देंगे, और यहाँ पे जो है अपना 5वां कैलिक्स कर देंगे। हमारा कोई कैलिक्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कैलिक्स के बाद हम अपना कोरोला बनाएंगे। तो कोरोला बनाने के लिए हम इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे कि ये हमारा जो है 2 3 4 और ये हमारा 5, ये हमने कोरोला बना लिया। अब सेंटर में हमारा गाइनोशियम होगा, और उसके बाहर हम क्या बनाएंगे, अपना स्टेमन बनाएंगे। तो स्टेमन जो है वो इस तरीके से किसी भी तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं। हमारा डबल थिकनेस है तो इस तरीके से हम लोग डिनोट करेंगे। तो स्टेमन जो भी बनाएंगे वो इस रो में बनाएंगे, मतलब स्पाइरली अरेंज बनाएंगे, और इसके अंदर बहुत सारे जो है हम ओव्यूल्स बना देंगे गाइनोशियम के अंदर। तो ये हमारा एक रफली सा फिगर बन जाता है किसका, फ्लोरल फार्मूला का। तो फ्लोरल फार्मूला आपको क्या क्या चीज़ें दिखानी है, आपको क्या दिखाना है, सबसे पहले अगर ब्रैकेट प्रेजेंट है तो ब्रैकेट दिखाना है, मदर एक्सिस बनानी है, कैलिक्स कितना नंबर है, उसकी अरेंजमेंट कैसे, अगर जुड़ा रहता है तो हम इन दोनों चीज़ों को इस तरीके से जोड़ देते हैं, एक इंड को दूसरे इंड से जोड़ देते हैं। अगर जुड़ा रहता है तो फिर कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम बना के खत्म कर देते हैं। लास्ट में आपको टॉपिक क्या आता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके जो पहले इंपॉर्टेंट मेंबर है उसके बारे में देख लेते हैं। रैननकुलेस, जिसको बटरकप कहते हैं, जो कि इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है। क्लेमेंटिस कैल्था, जिसे मैरस मैरीगोल्ड कहते हैं। डेल्फिनम, एकोनिटम और एनीमोन, ये जो है इसके मेन स्पेशल ऑर्गेनिज्म है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टडी किए गए हैं और बहुत ज़्यादा जो है कॉमनली यूज होते हैं। ये इसका जो है मेनली क्या कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद इसके कुछ यूज देखते हैं। सीड ऑफ निगेला सटाइवा, निगेला सटाइवा जिसे काला जीरा कहते हैं, इसका यूज़ किया जाता है बहुत सारे मेडिसिन में। बहुत सारे प्लांट है जिसका ऑर्नामेंटल यूज़ है। कुछ मेडिसिनल प्लांट के एग्जांपल है मेडिसिनल एकोनिटम, नेफेलेंस, जिसका इन्फ्लामेटरी डिजीज मतलब कहीं स्वेलिंग हो जाती है तो यूज़ किया जाता है। रैननकुलस फैलेकेटम का बलुची कहते हैं, जिसे स्किन डिजीज में यूज़ किया जाता है। डेल्फिनियम जालिर का जैंडिक्स में यूज़ किया जाता है। इंसेक्टिसाइड की तरह डेल्फिनियम यूज़ किया जाता है। डेल्फिनियम की कुछ स्पीसीज इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ किया जाते हैं। आप बहुत सारे जो एग्जाम्पल आपको ईजी लगे, ईजी टू लर्न हो, आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। कम से कम 2 तो आपको याद करने ही है। ऑर्नामेंटल्स और मेडिसिनल्स के यूजेस हैं, और जो है कि इसके मेन कौन से मेंबर्स हैं वो आपको देखना है। तो इस तरीके से हमने रैननकुलेस फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। आप जैसे जैसे देखेंगे कि हम एक मेंबर को कंप्लीट करते जाएंगे, हमारा जो टाइम लगेगा किसी भी फैमिली को पढ़ने में वो कम होता जाएगा। हम जल्दी जल्दी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत आप लोग का थैंक यू। आप लोगों ने रैननकुलेस फैमिली को मुझे लगता है बहुत हद तक समझ लिया होगा। बहुत सारे टर्म्स आपको नए सीखने को मिले होंगे, और आपका सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी जब इन्वायरमेंट में जाएंगे, कहीं भी बाग बगीचे में जाएंगे, तो आप एक्सप्लोर करेंगे कि हमने जो कैरेक्टर पढ़ा था क्या वो इस फैमिली में देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो फैमिली आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और नई फैमिली के साथ, जिसके सारे कैरेक्टर को हम लोग वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।